नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। डॉक्टर ललिता मखीजा ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जैसे जैसे विज्ञान नए आयामों में सामने आ रहा है, उसके सभी प्रभावों से निपटने के लिए शोध भी हो रहा है। बच्चों को लगने वाले अन्य चश्मे भी रेडिएशन प्रोटेक्शन, ब्लू रे प्रोटेक्शन और उन्नत लेंस भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चों को सजीव भौतिक खेलकूद में प्रेरित किया जाए। बच्चों के खाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। को रोकने के लिए नए रिसर्च भी हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो कार में और बाइक में जो एक सफेद एलईडी लाइट लग गई है, वो जब वहां से आते हैं सीधे आंख पे पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए जो ड्राइवर वो चौंक जाता है। ज्यादा तेज प्रकार पर जो लाइट है स्वाभाविक रूप से ऐसा करती है और उसको कम करना चाहिए। और आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइट आ रही है उसके अलावा भी लोग एड ऑन कर देते हैं उसमें, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और कंपनी की जो स्टैंडर्ड में आ रही है उससे ज्यादा वाली लाइट नहीं लगानी चाहिए। लोग अपने शौक के लिए अपनी गाड़ी को 4-4 बल्ब एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो सामने वाले को आंख चौंध जाती है, उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है और इवन जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी नुकसानकारक है। एक ही चीज देखी जा रही है कि बच्चों के स्कूल में बच्चों को एडप्ट किया जा रहा है और अब बच्चों में बहुत कम चश्मे लग रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जिसमें बच्चों में जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम हो, बच्चों की आंखें? अगर हम अपना भारतीय जो फूड है अगर वो लेते हैं तो उसमें उसका विटामिन प्रोटीन सब आ जाता है और न्यूट्रिशन सब आ जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता अलग से कोई चीज करने की जरूरत है। बच्चों का एक स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उससे और स्क्रीन टाइम में भी खास करके जो फास्ट मूविंग है जैसे वीडियो गेम्स हो गए, उससे चश्मे की संभावना बढ़ती है। स्क्रीन टाइम में पढ़ाई से उतना चश्मा शायद न बढ़े, पर जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है गेम्स वगैरह उसको करना चाहिए और उसको नहीं लेना चाहिए बच्चों को। और स्क्रीन अपने आप में इटसेल्फ हानिकारक है, उससे जो लाइट आती है उससे ड्राइनेस वगैरह होती है आंखों में, लॉन्ग टर्म में देखने से आंखों का पानी सूखने लगता है। तो स्क्रीन टाइम तो कम से कम होना चाहिए। अति आवश्यक है पढ़ाई के लिए, किसी को प्रोफेशन के लिए, काम के लिए तो रहे, पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहना चाहिए, खास करके मोबाइल वाला स्क्रीन। जो फिजिकल खेलकूद है उससे बच्चों को कुछ लाभ होता है? फिजिकल खेलकूद से स्वाभाविक रूप से हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और फिजिकल खेलकूद का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये नहीं है एक जब भी आप वीडियो गेम या कुछ खेलते हैं तो 2 लोग या एक सिंगल आदमी खेलता है। अब ग्राउंड में जब हम फिजिकल खेलते हैं तो 8-10 लोग खेलते हैं, तो इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल है कि हम कोऑपरेटिव मॉडल में काम करना सीखते हैं, लोगों से सहभागिता में खेलते हैं। और हम उम्र के जब बच्चों के साथ हम यहाँ जो भी खेलते हैं उससे जो मानसिक विकास होता है, उसमें मिलकर काम करने की जो बात आती है वो देश को बहुत लाभ देती है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में हो रहा है, जो एक अभियान की तरह लेना चाहिए सरकार को, देश की प्रदेश की सभी सरकार को, कि जितनी भी सरकारी जमीनें शहर के अंदर है उसमें या तो कोई सरकारी भवन बनेगा या फिर खेलकूद का प्रांगण, यहाँ पेड़ लगेंगे और उसको बेच के कोई कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। तो कॉम्प्लेक्स जब भी बढ़ता है तो उसमें जो 10-20% पूंजीपति उन्हीं का फायदा होता है, शहर का फायदा नहीं होता है। तो शहर की जितनी खाली जगह है उसको छोड़ देना चाहिए, पेड़ उगा देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर कभी सब स्टेशन की जरूरत है, कभी कोई कार्यालय की जरूरत है तो उसका उपयोग करें। नहीं तो बच्चों को खेलकूद के लिए और उद्यान के लिए और पेड़ पौधों के लिए जगह को छोड़ देना चाहिए। एक चीज तो आपने महसूस करने की पूरी दुनिया एआई के माध्यम से स्क्रीन पे ही सिमट रही है। स्क्रीन जीवन का एक अंग तो बनेगा ही, जब स्क्रीन जीवन का अंग बने तो उससे तो स्वाभाविक होंगे। अब उसके लिए चश्मा बनाने वाले भी बहुत सारी खोज कर रहे हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो कितना प्रूवन है नहीं है, पर रिसर्च तो बताता है कि ब्लू लाइट को अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो आंखों पे असर कम आएगा। और अभी स्क्रीन की बात की जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि 40-50% लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उससे कम ही लोग को काम है एक्चुअल में उसमें जो प्रोफेशनल है। आज गांव में बैठे हुए आदमी अगर 8-8 घंटा स्क्रीन देखा और उसका एक काम नहीं, सिर्फ रील्स देख रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत जरूरी है। इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। प्रोफेशनली जिन लोगों को जरूरत है, पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे जिनको जरूरत है वो करना चाहिए, एंटरटेनमेंट से दूर होना चाहिए। दिन भर सुबह से शाम तक सैकड़ों रील्स देख लेते हैं लोग, और किसी से पूछेंगे 5 रील भी बता दो डिटेल में तो नहीं पता लगता। तो आप समझिए 4 घंटे में 5 रील भी याद नहीं उसको, वो सिर्फ टाइम को
खराब कर रहा है। क्या स्कूलों का पूरा मॉडल बदलना चाहिए या स्कूल की गतिविधियां उसको करना चाहिए? जो हमने पढ़ाई का कैलेंडर बनाया है उसमें इन गतिविधियों को जिसमें थोड़े से स्वास्थ्य के संबंध में भी जागरूकता हो कैसे शामिल कर सकते हैं? स्कूल में टीचर्स को तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए टीचिंग नहीं कर रहा है। जो रोजी रोटी के लिए टीचिंग बनेगा वो टीचर नौकरी कर रहा है। और एक गुरु बनना कि मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट या मेरे जो छात्र हैं उसको जीवन में ऐसा सिखाऊं कि 10वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते अपना जीविका उपार्जन करने लगे, उसकी थॉट इतनी अच्छी हो कि उसको ये समझ में आ जाए कि पढ़ लिख कर नौकरी करना, नौकरी सिर्फ आज कितने % लोगों को मिलती है? देश भर में देखा जाए तो टोटल 4% नौकरी है। जितने हमारे 50 करोड़ लोग जो लोग नौकरी के योग्य हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों को है प्राइवेट वगैरह मिला लेंगे तो 10% तक पहुंचता है। तो 90% लोग बाकी क्या करेंगे? या पूरी पॉपुलेशन में देखें लगभग 90% लोग क्या करेंगे? तो टीचिंग आज की डेट में ऐसी होनी चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो और वो समाज में जाके अपनी, आज की डेट में हम देखते हैं कि इस समय का जब हमारे यहाँ साक्षरता नहीं था फिर भी लोग बेरोजगार नहीं थे। गांव में काम करने में, छोटा काम करने में, यहाँ जो स्किल्ड वर्क करने में किसी को शर्म नहीं आती थी। अब हर किसी को लगता है कि मेरे को टेबल पर बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पर बैठ के काम। तो इस मानसिकता से तो देश नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार, स्वाभिमान, स्वर्णिम भारत अभियान ऐसी बहुत योजनाएं चल रही है। इतने अच्छे से लोन दिए जा रहे हैं और टेक्नीशियन के लिए जैसे मोटर बाइक सीखना है या किसी को एसी बनाने का सीखना है, इसकी बहुत योजनाएं चलती है। पर ये जो मोबाइल में बैठ के 8-8 घंटे हम खराब कर देते हैं हमारे बच्चे और स्किल नहीं होते और नौकरी का इंतजार करते रहते, इससे देश को बहुत हानि होने वाली है इस सोच से। और इस सोच को स्कूल में ही टीचर बदल सकता है। और जब तक बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैं 16-17 साल की उम्र में जाके कोई छोटा मोटा चाहे पढ़ाई कर रहा हूं तो 200-500 रुपए कमाने की हैबिट नहीं बनेगी, तो इंटरप्रेन्योरशिप आप डिग्री से नहीं ला सकते। आपके ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा काम करके, ऐसा काम करके पैसा कमाया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें, वही उसको बीज बोलता है। ज्यादा कमाना कभी भी हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि ज्यादा कमाना गलत बात है। ज्यादा कमाना है और अच्छा खर्च करना है, उसके पीछे बाढ़ लगा दी गई। धर्म अनुसार कमाना, धर्म अनुसार उसका उपयोग करना, ये बाढ़ लगाई गई है। और कहीं लिखा है कि कम कमाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है वर्ग संघर्ष लिखा है कि ज्यादा पैसे वाला खराब आदमी है। हाँ, वो अगर धर्मानुसार कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात, और उसका खर्च भी धर्मानुसार करना चाहिए। तो कहीं पर भी हमारे में नहीं लिखा गया है कि अर्थोपार्जन आपका लिमिटेड होना चाहिए। आप जितनी लिमिट तक जा सकते जाइए धर्म की बात के अनुसार। वही कह रहा कि पूरा पाठ्यक्रम सिर्फ शिक्षण तक, क्या एक पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और आगे चल के आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखने लगेगा जब पूरी एक पीढ़ी वहां से निकलेगी। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करेगी, लोकल भाषा जो वहां की है उसमें बात करेंगे। जो आसपास की, मतलब उसका जो अभी कोर्स आया है वो आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखेगा। उसको जितना जल्दी हो सके स्कूल वालों को लागू करना चाहिए। रोजाना की दिनचर्या में बदलाव, खानपान और तनाव की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सीपीआर नहीं मिलने की वजह से उनकी जान चली जाती है। इसी को देखते हुए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा ने हमसे खास बातचीत की और उससे जाना कि कैसे इस समस्या से निजात मिल सकता है और इसका बचाव क्या है। काउंसिल फेडरेशन, ये दो संस्थाओं का जॉइंट इनिशिएटिव है और मैं बिलासपुर के इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर का अध्यक्ष हूँ इस साल के, और साथ में रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर का भी अध्यक्ष हूँ। तो इस दौरान मुझे ये पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है और स्कूली बच्चों के लिए हो रहा है। मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसा कोई कार्यक्रम इनिशिएट हो जिसमें हम जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन ट्रेन कर सकें इस तरीके की इमरजेंसीज को डील करने के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा जब ये इनिशिएटिव सामने आया। मैंने डेफिनेटली इसको मतलब अपने संज्ञान में लिया और उसके लिए हमने प्रयास किया और ट्रेनिंग स्टार्ट की। आपको लगता है कि इसकी वही बहुत बड़ी है और हम स्कूल के पहले रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड पे लोगों को बुक
चलते अगर कुछ ऐसा आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। इसको किसी एक दायरे, किसी समाज, किसी आयु वर्ग या किसी एक ग्रुप तक इसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका विस्तार बहुत दूर तक होना चाहिए, सभी वर्ग में होना चाहिए। तो आजकल न केवल आप ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में कभी किसी को हो गया दिक्कत, किसी को एयरपोर्ट पे हो गया, किसी को जिम में आजकल आप देख रहे हैं कितनी वीडियोज आती हैं, जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, शादी पार्टियों में डांस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी डांस नहीं किया, शादी में अचानक डांस की और पता चला हार्ट अटैक आ गया। तो हर तरफ आपको इस तरीके की चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये बेसिक सीपीआर का स्किल्स जो कला है वो आनी ही चाहिए। और ये बहुत ही कोई क्लिष्ट कला नहीं है, कोई क्लिष्ट टास्क नहीं है जिसको अपन ना कर सके, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इनिशिएटिव को, अभियान को भी कैसे बदल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने बच्चों को सिखाने का एक इनिशिएटिव लिया है, इससे हम उनके पेरेंट्स को भी जोड़ रहे हैं। और जब भी हम इस तरीके की किसी स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, तब उनके पेरेंट्स को, बच्चों के माँ बाप को भी सूचना देते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। आने वाले चरणों में इसको हम स्कूल तक सीमित न रखकर विभिन्न कोचिंग संस्थाएं, चाहे स्कूली बच्चों की हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स की हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, इसके अलावा और भी जो जैसे गेटेड सोसाइटीज रहती है, जिसको अपन बोलते हैं कि ये कॉलोनी में, मतलब बहुत सारे बिलासपुर में ऐसी गेटेड कॉलोनीज है, तो इन तरीके की संस्थाओं पर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो है, इनके भी ग्रुप्स बना के हम इनको सीपीआर की ट्रेनिंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सब रोड में बना के रखते हैं कि हमारे अपने इतने संसाधन नहीं है जी कि सबको इतना सिखा सकें जी, सभी समाज को जोड़िए, सभी जो संगठन है जी। इसमें आपका तो समझना नहीं है, रोटरी एक बहुत बड़ी संस्था है जी। अलावा इसके मुझे ये बोले कि ये आपका पहला शिविर था बच्चों के जी जी, बहुत सारे बच्चों को सिखाने का शुरू हमेशा से बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मेरे खुद के बच्चे 10th और 12th में पढ़ते हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। तो जब हमने पहली बार ये स्कूल में अल्फा वैली इंटरनेशनल स्कूल है, और इसमें हमने जब बात की और उन्होंने एकदम सहज इस चीज के लिए वो लोग तैयार हो गए कि इस प्रोग्राम को डेफिनेटली स्कूल में करना है। तो इस प्रोग्राम में हम करीब 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें करीब 15 मिनट की एक थ्योरी प्रेजेंटेशन था, और उसके बाद बाकी 2 घंटा बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग था। तो शुरुआत का जो समय था वो ऐसा था कि बच्चे केवल सुन रहे थे और उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी। जब थ्योरी की क्लास चालू हुई तो उसके बाद तो हम लोगों ने पूछा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कोई बच्चा कुछ बोलने का था। लेकिन जैसे ही हमने प्रैक्टिकल सेशंस चालू किए और बच्चों को रियली हाथ को कैसे रखना, छाती के ऊपर कैसे कंप्रेस करना, कब चेस्ट कंप्रेशन करना, कब बंद कर देना, कब नहीं करना, और जब जरूरत पड़े तो कैसे करना, जब ये सारी चीजों की प्रैक्टिकल स्किल्स हम लोगों ने बच्चों को सिखाई, और उसके बाद हमने बच्चों से पूछा कि अब आप लोग बताइए कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्या। तो इतने क्वेश्चंस थे, और ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं हम लोग से। बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि वो, क्योंकि मन में क्वेश्चन है कि वो क्या सीखे इस चीज से और क्या क्या संभावनाएं वो उसमें ढूंढ रहे हैं। एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया प्रश्न था कि अगर सर हम लोग तो बहुत छोटे हैं, अभी 9th क्लास में है, और सपोज ऐसा कोई घटना हो जाती है हमारे साथ और आसपास में कोई व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, तो अपन उनको मान लीजिए सीपीआर देते हैं और बच्चा मतलब पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो हमको उसके दोषी करा सकता है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज का आंसर देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का। और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा मुझे लगता है हर स्कूल में, कि हिंदुस्तान में समाजिक लॉ है जिससे आप इस चीज के लिए प्रोटेक्ट रहते हैं। वो पेशेंट अगर आप कुछ नहीं करते तो वैसे भी नहीं बच पाता। आपने एक प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, जो आपने सीखा है उससे आपने प्रयास किया है, और कोई भी लॉ आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता अगर पेशेंट की जान नहीं बच पाती है तो।
हम कंक्लूजन पे हैं तो बच्चों ने कुछ पूछा कि सर इमरजेंसी हेल्थ कैसे लें कैसे लें? डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने उनको बताया कि जो 4 चरण होते हैं कि आपको सबसे पहले सेफ्टी देखना है कि जब भी कोई ऐसे पेशेंट को कोलैप्स होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो पेशेंट को सबसे पहले ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां आप भी सुरक्षित हों और बच्चा भी जो पेशेंट है वो भी सुरक्षित रहे। दूसरा चीज अपने को रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो तुरंत कॉल करिए हेल्प के लिए 108 नंबर पे या नियरेस्ट जो आपका हॉस्पिटल है वहां पे कॉल करिए एम्बुलेंस के लिए और उसके बाद आपको जो चेस्ट कंप्रेशन सिखाया गया है वो आप स्टार्ट करें। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रक्षाबंधन के मौके पर महिला संगठन ने कर्मियों को राखी बांधी। महिला समिति की सदस्य ने ग्रामीण प्रभारी अर्चना झा को रक्षा सूत्र बांधा, आरती कर रोड़ी टीका लगाया। इसे एक पारंपरिक रस्म माने कि इसके पीछे कोई भावना भी है? हमारा पारंपरिक त्योहार है रक्षाबंधन का, जिसमें हम रक्षा सूत्र बांध करके बहनों भाइयों से उनकी सुरक्षा का वचन लेती हैं। तो आज ये विशेष कार्यक्रम पुलिस विभाग के लिए हमारे समाजसेवी महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस यहाँ है, इसलिए उनको एक भाई के रूप में उनकी रक्षा का वचन लेते हुए इन्होंने आज रक्षा सूत्र बांधा है, ताकि हम समाज की सुरक्षा के लिए हरदम हमेशा कर्तव्यरत रहें। साथ ही साथ हम भी रक्षा का एक वचन अपने समाज के सभी बहनों से लेते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार परंपरा के साथ साथ हमारी सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करने का बहुत अच्छा त्योहार है। बिलासपुर में विश्व आदि दिवस आयोजित किया गया। विश्व आदि दिवस पर पूरे दुनिया में आदिवासियों के लिए समर्पित है। ये दिन याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज किन परिस्थितियों में जीवन यापन करते थे, जिस पर जानकारी देते हुए डॉक्टर लखन सिंह CIMS, जो कि अध्ययनरत छात्रों को मेडिकल शिक्षा देते हैं, इस अवसर पर विशेष रूप से मामले पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। पूरे विश्व का जो आदिवासी समुदाय है जिनके लिए प्राकृतिक रहवास और जंगल एक सुरक्षित स्थान मतलब रहता है, बढ़ती औद्योगिक क्रांति और आवश्यकताओं ने अस्तित्व संकट रहना शुरू कर दिया है और लगभग पूरा विशेष महसूस कर रहे हैं। हम कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे डेवलप एक होता है डेवलपिंग कंट्री और दूसरा होता है डेवलप कंट्री। क्योंकि हम डेवलप की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट से डेवलप की तरफ जाएंगे, तब हमको लगता है कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं में तब्दील किया जा सके। लेकिन आप रिसोर्स कहाँ से लाओगे? रिसोर्स भी वही है जिसको आपको डेवलप करना है और नेचर में ही हर चीज छिपा हुआ है और उसको सुरक्षित करना है। मेरा अपना एक जो विचार है, कभी लगता है कि आप नेचर को समझ नहीं पाओगे तो आप डेवलप की तरफ कन्वर्सन में नहीं जा पाओगे। आप जो डेवलप की तरफ जाओगे भी तो आपको नेचर को दूसरी तरफ संभालना भी पड़ेगा। और इंडिजिनस वर्ड में देखा, मेरा जो अपना मानना है कि ये इसलिए आज हम लोग जो हमारे जो पूर्वजे और जो भी कहना चाहिए कि जो इस धरती पे जो जिन लोगों ने अपना अस्तित्व बना के रखा, अपने जीवन शैली को बना के रखा, उस समय ये डेवलप्ड कंट्री कहना चाहिए या डेवलपमेंट के नाम से ऐसा कुछ खास था नहीं। लेकिन उसके बाद भी उस समय उन लोग अपने जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करने के बहुत सारे रास्ते वो लोग खुद ढूंढा करते थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान था जो इंडिजिनस जिस ग्रुप का जो आज भी है, आज भी जो अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति और उसको पूजा करते हैं। तो एक तरह के हम जो अपने एक आज के परिवेश में जो है जो हम अपने एक नियम में अपने आप को बांधते हैं, एक अपने धर्म जैसे विभिन्न धर्म के लोग अपने को एक संगठित जीवन जीने की शैली जो होता है, उस समय भी इसकी आवश्यकता रही संगठित जीवन शैली जीने की।
तो उस समय जो उन्होंने प्रकृति को एक अपना संगठित जीवन शैली का रूप बना लिया, उसमें उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ढूंढा कि इसको हमको बचाएंगे तो हम संगठित रहेंगे। उसको अपने संस्कृति में ढाल लिया और उसको संस्कृति में ढालने के वजह से उन्होंने प्रकृति को संरक्षित करना शुरू किया। आज भी हमारे मैं स्वयं बाइबल कल्चर की बिलोंग करता हूँ और बचपन से मैं गाँव में रहा हूँ जहाँ पर डेवलपमेंट आज भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वहाँ पर पहले से निश्चित तौर पर डेवलप हुआ है। आने जाने के साधन बढ़े, पहले आने जाने के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, साइकिलों में हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे। आज निश्चित तौर पर डेवलपमेंट हुआ है, स्कूलों में भी पहले प्राइमरी स्कूल था, अब मिडिल स्कूल हो गए हैं, हाई स्कूल हो गया है। तो निश्चित तौर पर आज बढ़ाते हैं, आज उसे सुधार तो हुए हैं, लेकिन कल्चर आज भी है वहाँ पर जो, लेकिन कुछ कल्चर तो अभी भी हम लोग हमारे आदिवासी समुदाय में थे और आज के डेवलप्ड में वो लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन उसको संभालना है। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी सामाजिक और सोशल और बहुत सारे विसंगतियां आना शुरू हो गई। कई जो नई जनरेशन है वो गलत चीजों की तरफ अग्रसर होने लगा है और जो पहले संगठित हुआ करते थे, जो गाँव में एक संगठन हुआ करता था, आज भी आप इसको सोचे, ये पोलिटिकल नहीं है, मेरा अपना है, जैसे 5वीं अनुसूची की बात हो रही थी, ये गाँव को एक संगठित करने का प्रयास था कि गांव के लोग आपस में रहे, संगठित रहे, कुछ वहां के संरक्षण के लिए निर्णय ले सके। ये शासन में आज भी है तो ये चीजें आज भी तो उसको एक संरक्षित करने का तो उसका प्रयास ही नहीं था। तो आप इसको पूर्णतः देखेंगे तो एक केवल एक इंडिजिनस ग्रुप को एक जाति और धर्म का नहीं, एक समुदाय का है और ये समुदाय में कैसे हमको संतुलित जीवन को जीना है और कैसे को संरक्षित करना है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि आप यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए तो भी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। आपके जो आज जैसे कि आपने बोला कि हमारे जो विलुप्त होते जा रही है कुछ चीजें हमारी, और वो केवल उससे नहीं, वो धार्मिक आशा से भी जुड़ी है। सब एक दूसरे कहना चाहिए कि एक दूसरे हाँ पूरक है। तो ये आप कई लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, कई लोग साक्षात उसकी पूजा करते हैं, कई लोग माँ की पूजा करते हैं, साक्षात महावीर की पूजा करते हैं, कई लोग हम देवी की पूजा करते हैं। निश्चित तौर पर उससे मनोशक्ति आज मनोवैज्ञानिक के रूप में जो आप लेंगे तो मनोवैज्ञानिक के रूप में आप उसकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, उसमें कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपके ऊपर भगवान है, आप उसको मानते हैं। वैसे नहीं माने तो साक्षात क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी एक शक्ति और आपको एक ऊर्जा और उसी से पूरी दुनिया चल रही है। हम रासायनिक से और अभी तक के में देखें तो इंडिजीनियस आदिवासी समुदाय जल, वायु और जो सामान्य जीवन उसको संरक्षित करने में अपना पूरा समय भी लगा है और अनुभव लगा है। उसी की वजह से बहुत सारी चीजें अभी तक संतुलित चल रही थी, लेकिन अब वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल भी उपयोग नहीं, और जो जीव जंतु उसी तरह उनका जो व्यवहार रहा है वो हम आदिवासी समुदाय को कितना और ज्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं, मान सकते हैं, फिर हम अपने आप को कैसे ढालें ताकि वो हमें सामने से आप केवल एक आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं उसको एक उससे अलग हटके करता हूँ। आज हम एक पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। आप जब पूजा करते हैं तो इन्हीं चीजों की हम लोग अभूत सिंपल चीज है। ये केवल आदिवासी समुदाय का सिंपल था कि आज कर रहे हैं और वो लोग उसको सच्ची कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। तो ये आज केवल आदिवासी समुदाय की वो नहीं है, ये हम सबकी जो जवाबदारी है कि जल, वायु और यदि एक संरक्षित जीवन जीना है तो आपको इस चीज की जरूरत, बिना वायु के आप, बिना ऑक्सीजन के आप जी नहीं सकते, बिना जल के आप जी नहीं सकते, बिना अच्छे वातावरण के आप जी नहीं सकते, बिना आपके जो संस्कृति और बिना आपके डिसिप्लिन जो घर में होता है, इसी से तो डिसिप्लिन। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।